उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम जो ये पीडीएफ क्लास लेकर आए हैं उसका एक पर्पज़ है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसके चलते जो था आपकी आज की जो दूसरी क्लास है आपको हम पीडीएफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसकी हम आपको बात करते हैं। वो टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय। तो हम इसी पर काम करने वाले हैं, जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो हमारा तीसरा टॉपिक है। और अभी एक बचता है विधायी संशोधन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट, और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। तो हम बहुत स्पीड से आपका सिलेबस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास केवल 55 दिन अब बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या है आज का टॉपिक, वो है उग्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं। देखिए, ये तीन जो नेता हैं इनका दिमाग में आप फिट रखना नाम, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ से लाला उठा लीजिए तो लाल, और यहाँ से बाल, और यहाँ से पाल। इस तरीके से लाल बाल पाल भी इनको कहा जाता है। तो हमारा थ्योरिकल होगा, परंतु आपको जो है यहाँ से की पॉइंट निकालने हैं। जिन की पॉइंट को हम बताएंगे उन्हीं को नोट करते चले जाएंगे, या फिर पीडीएफ निकाल कर आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उग्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन क्या थे। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय चरण को नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद का उदय का काल कहा गया। तो आपका एक तो क्वेश्चन ये आया कि द्वितीय चरण को हम क्या कहते हैं, उग्रवाद या उग्रवाद का काल मानते हैं, क्योंकि पहला चरण जो था वह आपका 1858 से लेकर 1905 तक था। तो 1905 से लेकर जो है आपका शुरू होता है उग्रवाद का समय 1919 तक। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात करें, इसमें इतना ही याद रखना है। आगे हम इसमें एक बात और लिखते हैं, इनका उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार, क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों की भीख मांगना नहीं, वरन सरकार का विरोध करते हुए व्यापक स्वराज्य प्राप्त करना। यानी कि इससे पहले चरण में जो था, जो उदारवाद का चरण था, उसमें क्या था कि लोग अपने अधिकारों की भीख मांगते थे, उदारवादी लोग जितने भी थे। तो इसमें इसका उल्टा था कि हमें भीख नहीं मांगनी है, हमें विरोध करके स्वराज मांगना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए क्या था, उदारवादी तथा उग्रवादियों में विरोध बंगाल विभाजन की घटना के बाद इतना बढ़ गया कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया और आगामी कई वर्षों तक ये अलग अलग अपने ढंग से कार्य करता रहा। तो देखिए, इसमें नरम दल और गर्म दल में जो है ये बट गया था 1907 में, फिर जाकर 1916 में जो है ये दोनों एक साथ मिलते हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक नाम और याद रखना, अरविंद घोष थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पंजाबी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, यानी कि लाला लाजपत राय ने पंजाबी और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, तथा बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी या पत्र लिखे थे। तो तीनों पत्र याद रखना, पंजाबी किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, केसरी, और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था न्यू इंडिया नामक पत्रिका। एग्ज़ाम में सीधे तौर से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और इन्हीं पत्रों के माध्यम से प्रहार किया था। अब बात आती है हमारी कि उग्रवाद के उदय के जो राजनीतिक कारण थे वो क्या थे। तो इस प्रकार आपके कारण हैं। हम पहले एक कारण को बात में करेंगे। कारण हमारा पहला जो था वो कारण क्या था, देखिए, पहला कारण जो था वो हमारा क्या था, सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग की उपेक्षा करना। सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा करना। इसमें क्या हुआ था, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा जो भी सुधार किए गए थे अपर्याप्त एवं निराशाजनक थे। मतलब लाला लाजपत राय ने कहा था कि भारतीयों को भिखारी बनने रहने में ही संतोष नहीं रहना चाहिए, और उन्हें अब क्या करना चाहिए, अब उनको संतोष नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है अंग्रेज़ों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ी नहीं चाहिए। क्योंकि अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अपनी उदारता को छोड़कर और हम किस तरफ आएँ, हम उग्रता की तरफ आएँ, और हम अब विरोध करके अपनी स्वाधीनता को पा सकें। ठीक है, और कोई इसमें ज़्यादा बात है नहीं। दूसरा कारण इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति। यानी कि ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति, यानी भारत वालों को जो कर रहे थे उनका दमन कर रहे थे। और उसमें दमन करने के लिए क्या आपको एक समय मिलेगा, 1892 से लेकर 1906 तक ब्रिटेन में अनुदार दल
अनुदार दल का मतलब आप समझते हो, अनुदार दल का मतलब क्या होता है? अनुदार का दल का होता है कंजर्वेटिव पार्टी, सत्तारूढ़ थी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी क्या थी? अनुदार दल। ब्रिटेन में अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी थी यहाँ, और यह दल अत्यंत ही प्रतिक्रियावादी था, और 1897 में श्री तिलक को राजद्रोह के अपराध में कैद भी कर दिया था। यानी कि इस समय में क्या हुआ था कि दमन हो रहा था। मैंने अभी ऊपर बताया था दमन में क्या क्या काम हुआ था। तो ब्रिटेन में उदारवाद एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, वही शासन में थी, वो बहुत प्रतिक्रियावादी थी। उन्होंने 1897 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के अपराध में कैद कर दिया था। इस प्रकार के दमन को हम कहते हैं। उन्हें 18 महीने का कठोर कारावास दिया गया था। तो जितने भी नेता ऊपर उठकर आ रहे थे उनका क्या किया जा रहा था? दमन किया जा रहा था। और तिलक की गिरफ्तारी से सारा देश रो पड़ा था जब तिलक की हुई थी, और सरकार के क्रूर कृत्यों में से सारे देश में क्रोध एवं प्रतिशोध की भावना उमड़ गई थी कि अब हम बदला लेंगे, ऐसी भावना जो उत्पन्न हो गई थी। तो पहला कारण ये था। फिर दूसरे कारण में हम लेकर आए तो उग्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन के आर्थिक कारण क्या क्या थे? कुछ आर्थिक कारण भी थे, तो हमने इसमें कारणों की बात करी है। हमने देखना है कि उग्रवाद क्यों जन्मा। तो पहला बात तो उग्रवाद आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का क्या भारतीयों का दमन कर रहे थे, इसलिए। दूसरा ये था कि दुर्भिक्ष एवं फ्लैग का प्रकोप आया था, तब भी ब्रिटिश सरकार जो है कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर पा रही थी जिससे कि भारतीयों को थोड़ा बहुत लाभ हो। और 1876 से 1900 तक देश के विभिन्न भागों में जो है 18 बार दुर्भिक्षा पड़ी, और 1896-97 में मुंबई में सबसे भयंकर अकाल पड़ा, और लगभग 2 करोड़ लोग जो है इसके शिकार हुए थे। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या था? ये परेशान कर रही थी जनता। तो यहाँ से इतना याद करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे 97-98 प्लेग में, बंगाल प्रेसिडेंसी प्लेग में जो था, बम्बई प्रेसिडेंसी में प्लेग फैल गया था। ठीक है भाई। दूसरा इसका जो कारण क्या था वो क्या था? भारतीयों के साथ विदेश में अभद्र व्यवहार, यानी एक ये भी कारण था। क्या था? कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अभद्र एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज भारतीयों को काला आदमी समझते थे एवं उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है। अंग्रेजी समाचार पत्रों में जाति भेद पर तीव्र प्रचार कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के साथ तिरस्कारपूर्ण व निंदनीय व्यवहार हो रहा था, किया जा रहा था। मकान बनाने, संपत्ति खरीदने, रेलवे के ऊंचे दर्जे में यात्रा करने, और तुम देखो गांधी जी बाद में जाकर जो है इसी के शिकार होते हैं। तो ये क्या जा रहा था? दुर्भिक्ष, यानी कि भेदभाव वाली नीति हो रही थी विदेशों में जाकर। फिर क्या थी? फिर एक कारण ये भी हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की निरंकुशतापूर्ण प्रशासनिक नीति। ऐसा मान के चलिए आप, जितने भी हमारे कारण थे, यहाँ एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा कारण से अंदर से कुछ पूछेगा, आपसे पूछ सकता कौन कौन से कारण बने, कौन सा कारण नहीं था। तो ये कारण याद करो। अब ये कारण कौन सा था मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड कर्जन की स्वेच्छाचारी तथा निरंकुशता ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का जन्म को असंभवीय भाव दिया, और भारतीय भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। यानी किस पर दिया? ब्रिटेन वालों पर ध्यान दिया, और भारतीयों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौथा क्या था? चौथा था पाश्चात्य क्रांति सिद्धांतों का प्रभाव। अब ये सिद्धांत क्या थे? भारतीय नवयुवकों के विचार एवं दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी सिद्धांतों का जबरदस्त हाथ रहा, जैसे फ्रांस रहा, इटली, जर्मनी, अमेरिका। राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी को विचारों को जगा दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या नवयुवकों को जो विचार था वो फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका के आंदोलन ने जो है इनको जगाया, और उन्होंने कहा कि हम भारत की स्वतंत्रता में सफलता स्पष्ट करने के लिए जो है ये काम करा। और मामला केवल संवैधानिक होना चाहिए। ठीक है, मामला कैसा होना चाहिए? संवैधानिक होना चाहिए। और इसी के चलते जो था उग्रवादियों के उद्देश्य थे, उग्रवादियों का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। अग्रणी नेता तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इनका उग्रवादियों का केवल सिद्धांत एक ही था कि हमें स्वराज लेना पड़ेगा। जबकि अरविंद घोष ने भी ये कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था? स्वराज हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म के माध्यम से ही इसकी पूर्ति संभव है। ठीक है। इस प्रकार उग्रवादी स्वतंत्रता के महान पुजारी थे। यानी कि कौन थे? उग्रवादी स्वतंत्रता का कैसे थे? महान पुजारी थे। पूर्णतः राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के समर्थक थे, और इंग्लैंड से संबंध विच्छेद चाहते थे। क्या चाहते थे? इंग्लैंड से कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे। तो ये तो थे अभी छुटपुट कारण, पीछे के कारण थे उग्रवाद को जन्म का होने का। फिर कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन एक बड़ा कारण था, क्योंकि कर्जन का सबसे घृणित कार्य जो था यही था बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर की है। कर्जन का सबसे घृणित कार्य जो था वो बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना था, और यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की उपेक्षा किया गया।
ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी, तत्कालीन प्रेसिडेंसी बड़ी थी और पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है सहित और बिहार सहित झारखंड वाला एरिया भी जो है उड़ीसा, यानी कि मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा पूर्वी बंगाल था उसमें क्या क्या है। पूर्वी बंगाल में जो था वो हमारा था बांग्लादेश, ठीक है, सहित झारखंड वाला बिहार भी था और उड़ीसा भी इसमें शामिल था। समझ गए भाई। असम से बंगाल में ही अलग हो चुका था, यानी क्या था, असम बंगाल से 1874 में अलग हो गया था, तो इसमें कोई भी बंगाल की कोई बात थी नहीं। मगर अंग्रेज़ सरकार ने बंगाल को विभाजित करने के कारण यह बताया कि इतने बड़े प्रांत के विभाजन किए बिना इसका कोई शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता, तो ये कारण बताया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जबकि विभाजन का वास्तविक कारण यह नहीं था। तो विभाजन का वास्तविक कारण क्या था भाई, तो वो हम आपको वैसे ही बता चुके। विभाजन का वास्तविक कारण ये था कि बंगाल और उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था, यानी बंगाल जो था राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था। इसे नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय को घोषित कर दी गई थी। ठीक है भैया। आगे अगर हम बात करें तो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, जिसे राजशाही, चटगांव और ढाका नाम के 3 डिवीज़न शामिल थे। तो ये वाला याद आ सकता है, पूर्वी बंगाल में कौन कौन शामिल थे, तो पूर्वी बंगाल में असम शामिल था, राजशाही, चटगांव और ढाका 3 और इसमें डिवीज़न शामिल थे। ढाका यहाँ की राजधानी थी, जबकि बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल है, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। समझ गए बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझना, ये भी कारण था उग्रवाद के जन्म का। अगर बात करें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और पूरे देश में जो है बंगाल के शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने वंदे मातरम गाया, उपवास रखे, वंदे मातरम का। सारे बंगाल में हिंदू लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, एक दूसरे को राखी बांधी। तो ये था शोक, उस टाइम था ये भाईचारा। देखिए एक दूसरे से अलग होने का ये क्या भाईचारा था। आज के टाइम में तो HM वाली स्थिति इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि कोई भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है भैया। आज की कंडीशन में देखते हैं तो आज देखिए गया है बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन किया गया था और इसे कलकत्ता टाउन हॉल में संपन्न किया गया था। कल की हमारी क्लास में ये था। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी अस्पतालों का, दुकानों का, सरकारी स्कूलों का, सबका यहाँ पर विरोध किया गया। और दिसंबर 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जो है इस बहिष्कार को जो है स्वीकार लिया गया, अनुमोदित किया गया और इसमें स्कूल, अदालत, उपाधियां, सरकारी नौकरी आदि का भी बहिष्कार किया गया था। और विदेशी वस्तुओं के प्रचार पर भी हथकरघा उद्योग में वृद्धि हुई थी, यानी कि जो हाथ से कटने वाले काम थे, हाथ से करने वाले थे, उनमें क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। दोस्तों, पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में 1905 में खोला गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रंगपुर में खोला गया था 1905 में। टैगोर ने इसी समय अमार सोमार बांग्ला नामक गीत गाया और 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इस गीत को जो है जुलूस के समय पर लोग जो थे सड़कों पर गाते थे। आंदोलन में जमींदार, शहरी निम्न वर्ग, छात्र और औरतें शामिल थीं, जबकि किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन में अलग हो गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी बीच 30 जनवरी 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीति अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राजनीति कांग्रेस के प्रति मुसलमानों को घृणा फैलाना था। ठीक है, ब्रिटेन वाले चाह रहे थे कि मुस्लिम हिंदुओं को अलग करो और कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम फिर हिंदुओं से जाकर मिल जाएं। जब इनका प्रेम, स्नेह और प्यार देखा, राखी बांध रहे थे, उपवास रख रहे थे, तो उन्होंने एक काम और किया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की इजाज़त दी कि हम आपको पृथक निर्वाचन देंगे, आप अपने प्रतिनिधि खुद अपने आप चुन सकते हो और अपने ही प्रतिनिधियों को जो है कैबिनेट में बिठा सकते हो। इस चीज़ से कुछ लालच में आए और क्या होता है, 1907 के सूरत का अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन था। उदारवादी उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया। उग्रवादी लाला लाजपत राय को सूरत का अधिवेशन अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादियों ने किसे बनाया, रास बिहारी बोस को बनाया। ठीक है, उदारवादियों के बहुमत में होने से रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हो गए और सम्मेलन में उग्रवाद 1906 में जो है पास कराकर 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। इन्होंने 4 प्रस्ताव और मांगे थे। अंततः दोनों पक्षों में जो है खुले संघर्ष के बाद जो है कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ और 1907 में हुआ था। 1908 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान और बैठकों का आयोजन करने के लिए नियमावली तैयार की गई थी। तो यहाँ से समझे जाओ इन बातों को, बड़ी अच्छी बात है ये।
और नवीन संविधान के प्रावधानों के बाद उग्रवादियों का अगले 7 वर्षों तक प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब उग्रवादी कोई भी अगले कब तक 16 तक ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ, 1909 में पार्लियामेंट में सुधार पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना, और इसी सुधार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई और कीचड़ कर दी। खाई चौड़ी कर दी, कीचड़ बोल रहे हूँ, खाई चौड़ी कर दी, यानी कि उनका गैप जो है और बढ़ गया। और इसी समय क्या होता है, तृतीय दिल्ली दरबार होता है। पहला दिल्ली दरबार जो होता है 1877 में होता है, द्वितीय जो होता है वो 1903 को होता है, और उसी बीच में तृतीय दिल्ली दरबार जो होता है वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पच्चम और मैरी भारत आगमन पर होता है। और दिल्ली का दरबार में आयोजित किया जाता है। दिल्ली दरबार 12 अगस्त 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कि भाई ये बंगाल विभाजन जो है अब नहीं होगा, इसे रद्द करो, क्योंकि इससे लोग बड़े दुखी हैं। ये काम इनका थोड़ा अच्छा था। और दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता की जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, और 23 दिसंबर 1912 को जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित का दिन किया गया। तो बेटा इन बातों को सबको की पॉइंट बना के लिखना अच्छे से, कभी ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाओ। जिस समय वायसराय हार्डिंग अपने परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ लंबे जुलूस से समारोह पूर्वक दिल्ली प्रवेश कर रहे थे, उसी समय राज बिहारी बोस ने हार्डिंग पर जो है बम फेंक कर उसे घायल कर दिया। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए, और मास्टर अमीनचंद, अवध बिहारी लाल बाल मुकुंद तथा बसंत कुमार विश्वास को फांसी हो गई। एक सरकारी दीनानाथ के सरकारी गवाह बनने से इतने लोग जो है फांसी की सज़ा इनको हो गई थी। ठीक है भाई, तो ये कहानी थोड़ी सी दुखित है। अब बात करते हैं भैया क्रांतिकारी या उग्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, क्योंकि हमने अभी कारण देख लिए हैं कि क्या क्या कारण हुए थे, क्यों उग्रवाद बना था, क्यों उग्रवाद इतना मजबूत हो रहा था, उसके कारण हम देखे हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम चरण के बारे में कि क्या है इसका प्रथम चरण। तो बेटा 1915 तक ये चला था, जब तक गांधी जी का आगमन हुआ था। क्रांतिकारी या उग्रवादी आंदोलन का उत्थान का मुख्य कारण थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवाद का जन्म हुआ। भेद केवल यह था कि उग्रवादी अधिक परिणाम चाहते थे, जबकि उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया था। धीमे प्रभाव की नीति थी उग्रवादियों ने अपनाया था कि विश्वास नहीं करते और हम भिन्न भिन्न उग्रता के साथ काम करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसमें क्या कारण थे, इसके भी पीछे के क्या कारण थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन था इसमें। तो इसमें क्या था, 1996 पुणे में फ्लैग फैलने से जो है अपने कार्यों के लिए कुख्यात पुणे के फ्लैग कमिश्नर रैंड ने एस्टेम्डर नामक 2 अंग्रेजों को अधिकारियों को चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1997 को हत्या कर दी थी, और चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। एक ये भी कारण था कहीं ना कहीं। फिर महाराष्ट्र के ही क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान जो था विनायक दामोदर सावरकर का था, जो पुणे में 1904 में अभिनव भारत समाज की कहा गया था। आगे जो अगर हम बात करेंगे आगे जो मोस्ट बात है वो क्या है, थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे, थोड़ा सा बम्बल है यहाँ। देखिए क्या है यहाँ, दामोदर विनायक सावरकर द्वारा नासिक में 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था के कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप प्रसिद्ध हुई। ठीक है। अब अभिनव भारत क्या था इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभिनव भारत संस्था के मुख्य अध्यक्ष सदस्य कौन थे, अनंत खनहारे। नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी इन्होंने, इतना बात याद रखो। और फिर नासिक केस चला गया था, ऐसा नासिक षड्यंत्र केस, और विनायक दामोदर के भाई गणेश भी शामिल थे इसमें, उन्हें आजीवन कारावास हुआ था। अनंत कान्हेर को फांसी दे दी गई थी। तो देखो कितने लोगों ने बलिदान दिया है, आप इसको समझ कर चलेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन क्या था आपको बताते हैं। बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर के ज्ञानेंद्र बसु और कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। जितेंद्र कुमार बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। और युगांतर अखबार का नाम युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का ही बंगाल में अस्तित्व था। ठीक है भैया, बंगाल में अस्तित्व था। प्रफुल्ल चाकी के नाम से सुना होगा आपने। प्रफुल्ल चाकी ने जो था क्या काम करा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलकर की हत्या का प्रयास किया था, किंतु वह सफल नहीं हो सके थे। और फुलकर चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में सेशन जज किंगफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था, किंतु वह घोड़ा गाड़ी किन्हीं कैनेडी दंपत्ति की निकली, जिसमें जो थे दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भैया,
दोनों की मृत्यु हो गई थी इसमें, ये थोड़ा सा इनसे मिस्टेक हुई थी। खुदीराम बोस को वेणी स्टेशन पर से गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के थे, मतलब 15 वर्ष की अवस्था में, और 1908 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करके बचने के लिए आत्महत्या कर ली उन्होंने फांसी से। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। किंग फोर्ड घटना के बाद पुलिस ने मणिक तल्ला पर छापा मारा, वहाँ 34 लोगों को गिरफ्तार किया और बरिंद्र और अरविंद घोष शामिल थे इनमें। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस चला, मुकदमा चला, और बरिंद्र को आजीवन कारावास और अरविंद को उचित साक्ष्य अभाव में छोड़ दिया गया। ठीक है भैया, इसके आगे की कहानी जो है वो क्या है इसको समझिए। बंगाल में ही एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लाल हार्डिंग पर बम फेंका गया था और बनाया था, और गिरफ्तारी बचाने के लिए रास बिहारी बोस जापान चले गए थे और गिरफ्तार किए गए 13 लोगों के षड्यंत्र केस के तहत, और मुकदमा चलाया गया। और दमन चक्र से, सरकार के दमन चक्र से जो है ये बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। क्या हो गए भैया? कुछ क्रांतिगत भूमिगत हो गए, कार्य करने लगे, और कुछ ने विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन का निर्णय किया, कुछ भारत के अंदर और कुछ भारत के बाहर। कालांतर में अरविंद घोष क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। किसने? अरविंद घोष ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन क्या था उसको समझेंगे। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म दिया, और कालांतर में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद देश को छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे, तथा अजीत सिंह ने लाहौर अंजुमने महिबत वतन नामक एक संस्था की स्थापना की थी। भारत माता नाम से एक अखबार निकाला था, और लाला लाजपत राय कुछ समय तक जो है तितकारिया के साथ रहने को लगे का विचार किया और परिवर्तन कर लिया। फिर भारत से बाहर कुछ गतिविधियां थी, तो भारत से बाहर क्या गतिविधियां थी उन पर भी थोड़ा फोकस करेंगे हम। देश के क्रांतिवीरी गतिविधियां प्रतिबंधी लगने के बाद यह आशंका क्रांतिकारी ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका और अफगानिस्तान, सिंगापुर देशों में पलायन कर गए, बाहर के देशों में गए। उन्होंने सोचा कि बाहर की धरती से, विदेश की धरती से जो है भारत को स्वतंत्र कराएंगे, और भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था जो थी वो कौन सी थी? भारत स्वशासन समाजी, मोस्ट है आपके लिए, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये बिल्कुल मोस्ट है आपका। ठीक है भैया, बिल्कुल मोस्ट है। भारत स्वशासन, जिसे इंडिया होम रूल सोसाइटी कहते हैं, होम रूल सोसाइटी कहते हैं, इसके बारे में याद आनी चाहिए। और इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्य बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल डींगरा थे, और इसका जो उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना था भैया। इसके बाद इसी सोसाइटी ने ही इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। आगे अगर बात करें हम, तो इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल डींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्नल बाइली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये की पॉइंट हैं आपके, बड़े प्यारे प्यारे की पॉइंट है सारे इसमें। ठीक है भाई, अगर ये ऑफलाइन मतलब बोर्ड पे क्लास होती है बड़ा मज़ा आता, परंतु क्या करें, टेक्निकल इश्यू है आज, जिसके चलते जो है बोर्ड पर हम क्लास ले नहीं सकते। तो बाइली अनेक भारतीय युवाओं की मौत की सज़ा देने तथा गणेश सावरकर को आजीवन कारावास दंड दिलाने के लिए उत्तरदायी था। शीघ्र ही मदन लाल डींगरा को फांसी पर लटका दिया गया, और श्यामा कृष्ण मुखर्जी वर्मा अन्य सहयोगी जो है मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा गया था, फ्रांस आदि यूरोप विभिन्न देशों तथा अमेरिका में प्रचार के लिए भारत छोड़ दिया। ठीक है भैया, इन्होंने भारत छोड़ दिया और बाहर जाकर प्रचार करने लगे। इसी बीच में जो है 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में होने वाली द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में मैडम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन में दुष्परिणामों के बारे में विचारों उत्तेजक भाषण दिया, और मैडम कामा ने यही पहली बार हरा पीला लाल रंग राष्ट्रीय झंडे का फहराया था। हरा पीला, पहला हरा पीला लाल रंग हुआ करता था, सफ़ेद नहीं हुआ करता था। ठीक है भैया, इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1913 में पोर्टलैंड में सोहन सिंह भाखना ने हिंदू सोशल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। ठीक है, किसकी? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी एक साथ गदर या हिंदुस्तानी गदर ऐसे नाम से प्रकाशन किया अखबारों का, पत्रिकाओं का, और गदर पत्रिका के नाम पर ही गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। क्या आंदोलन पड़ा? गदर आंदोलन पड़ा। ठीक है भैया,
1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और युगांतर आश्रम की स्थापना की, समझ गए नहीं, और यहाँ पे संचालन शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान काबुल में दिसंबर 1915 में अंतिम सरकार की स्थापना की। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले और भारत में चले हिजरत आंदोलन से जुड़े कई कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां खुदाई सेना की स्थापना की और खुदाई सेना मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से ही रेशम रुमाल षड्यंत्र जुड़ा था। कौन सा? रेशमी रुमाल षड्यंत्र जुड़ा था। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। ये कुछ कारण थे आपके, जो क्या कारण बने थे? हमारे क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद के उदय का कारण बने थे। तो दोस्तों, आपको टॉपिक 1-2 बार क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें वो बातें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपसे आगे करूँगा कि इसको 1-2 बार क्लास को देखें और भी अच्छे से समझ में आएगी आपकी क्लास। ठीक है, और इसमें से की पॉइंट निकाल कर अपने नोट्स में लिखें। और कल जो हमारी क्लास होगी वह क्लास होगी आपकी विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। और इसके बाद जो है एक क्लास हो रहा है, 2 दिन में आपका एक क्लास हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। आपका पेपर से पहला पूरा सिलेबस कराने के बाद भी हम रिवाइज करा देंगे इसको। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज़ की, हम बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।